नमस्कार, मैं वान्या दीक्षित अमर उजाला के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं इस समय टाटा यूरेका पार्क सेक्टर 150 की सोसाइटी में आई हूँ, जहाँ के रहने वाले युवराज थे और इन दिनों युवराज वाला जो मामला है वो चर्चा का विषय है। आप सभी जानते हैं पूरे देश में युवराज के लिए न्याय की मांग हो रही है और हमारे साथ में सोसाइटी की कुछ महिलाएं हैं जो यहीं पर रहती हैं। कुछ लोग हैं जो उसी टावर में रहती हैं जहाँ पर युवराज का फ्लैट है और अभी वहाँ पर युवराज के पिताजी हैं। हालांकि हमारी उनसे बात नहीं हो पाई है क्योंकि उनकी इस समय स्थिति ठीक नहीं है, बात करने की स्थिति में वो नहीं हैं। तो हमने कुछ महिलाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि युवराज कैसे थे, क्या उनसे कभी उनसे बातचीत होती थी और उनके घर कभी जाना आना हुआ है, वो यहाँ पर कब से रह रहे थे। तो इन सब बातों को हम थोड़ा सा बस यहाँ की महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैत्री है। युवराज जी से कभी कांटेक्ट हुआ आपका या अंकल से कभी कांटेक्ट हुआ आपका? कभी जाना आना रहा? युवराज से तो हम नहीं मिले कभी, क्योंकि जॉब वाला लड़का था, तो हम लोग कभी ऐसे फेस टू फेस नहीं मिल पाए उससे कभी भी। पर अंकल से ज़रूर मिले हैं। अंकल नीचे सोसाइटी के हर प्रोग्राम, हर फंक्शन में आते थे। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता था उसमें सम्मिलित होते थे। सोसाइटी के मुद्दों में हर मीटिंग में सम्मिलित होते थे। इस तरह से हम अंकल को जानते थे और हमें पता था अंकल का बेटा है, पर कभी मिल नहीं पाए क्योंकि जैसे कि वो जॉब करता है और ऐसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। पर जितना अब देखा जा रहा है, युवराज बहुत ही होनहार लड़का था। ही वॉज एन इंजीनियर, ऑल्सो अ बिग डेटा साइंटिस्ट इन अ वेरी गुड कंपनी डनहम्बी। गुड़गांव में उसकी जॉब रहती थी। कुछ दिन वो वर्क फ्रॉम होम करता था, कुछ दिन वो ऑफिस जाता था। मैम, आपसे बातचीत होती थी युवराज की या घर जाना आना हुआ है कभी? नहीं, उससे मिले तो नहीं हम लोग, बट अंकल को मैं जिम में मिली हूँ और वहीं से हमारी बात शुरू हुई है। बट सीरियसली इतना इतना इमोशनल और इतना ट्रेजेडी वाला इंसिडेंट है कि अंकल से को देखा भी नहीं जा रहा था हमें उस दिन। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अंकल के ऊपर क्या गुजरी होगी। और मुझे समझ नहीं आता है कि बिल्डर ऐसे पहले परमिशन मिल जाती है, खोद देते हैं इतनी डीप गहरा गड्ढा, फिर उसके बाद सडनली उस पर स्टे आ जाता है एंड फिर पानी भर जाता है। 10 साल कुछ नहीं कर रहे हैं और ऐसे ना इंसिडेंट के कारण बनते हैं, एक्सीडेंट्स के लिए और सब के लिए। और ये मतलब आप गहरा गड्ढा हमें तो बाद में पता चला है था, लेकिन इतना गहरा है, शायद अंकल को भी आइडिया नहीं रहा होगा कि वो इतना गहरा गड्ढा है। और हम सब जानते हैं कि जब हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, और उन्होंने भी पुलिस को वैसे ही किया, तुरंत से कॉल भी कर दिया, हेल्प भी आ गई, लेकिन हेल्प हो नहीं पाई। इवन एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ इज अ बिग बिग थिंग। मतलब उनको तब बुलाया जाता है नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे। पर ये तो एक छोटा सा एक जान नहीं वो बचा पाए। कल को अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो क्या करेंगे? हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वहाँ, लोग नदी में कूद के गांवों में लोग बचा लेते हैं, और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ होते हुए भी मतलब इट्स वेरी, इतना टाइम था, इतना सब कुछ था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। चेक कर सकते थे अगल बगल की सोसाइटियों में, गार्ड्स हैं, अभी भी हमारे गार्ड्स बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, एटीएस है बना और ये हमारा टाटा है, स्विमिंग आती है, और वो उनके अंदर इतना करेज भी है कि वो जंप कर जाते और बचा लेते। तो अच्छा, आपने बताया था कि आपका फ्लैट उसी टावर में है? मेरा उसी टावर में फ्लैट 22nd फ्लोर पे है, उनका 1604 है। तो हमारे लिए अगर लिफ्ट भी उस फ्लोर पे रुकती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अभी भी देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम लोग भूल भी नहीं पा रहे। पता नहीं हमें कितना टाइम लगेगा ये सब चीज़ों को भूलने में, और हम कैसे रहेंगे यहाँ पे, वी डोंट नो। मैम, वही चीज़ है कि आप देख सकती ना कितनी अच्छी सोसाइटी दिखने में तो एकदम मेंटेन लग रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने करोड़ों रुपए लगा के फ्लैट खरीदे। लेकिन वही चीज़ है कि सुविधाएं जो हैं, सुविधाओं के नाम पर वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिनका वादा किया जाता है। जो गड्ढे में वो गिरा है, अगर आप गाड़ी से आओगे तो वो गड्ढा जब आप पास पहुंचते हो तब आपको दिखता भी है कि यहाँ पानी है। उसके पास कुछ भी नहीं लगा था। फ्राइडे से पहले कोई बाउंड्री वॉल नहीं, इवन एक बैनर कुछ भी नहीं था। वो तो हम लोग अगर दिन में नहीं जाते हैं, अगर कोई बंदा रात में, मान लीजिए हमारे रिलेटिव या गेस्ट आते हैं कोई भी, तो उन्हें हो सकता है कि उन्हें भी पता नहीं चले, उन्हें बताना पड़ता है कि आपको यहाँ से टर्न लेना है
या फिर मैप देख के ही आप आ सकते हो। लाइटिंग भी नहीं, ये पूरा एरिया लाइट नहीं रहता है और स्ट्रेट में कुछ है ही नहीं वहाँ रास्ता। यहाँ तक हमारी साइड तो लाइट भी नहीं है। उससे भी बड़ी बात मैं बताती हूँ, सेक्टर बना दिया गया, इसको स्पोर्ट्स सिटी का नाम दे दिया गया, बोला गया यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आएंगी, ये सेक्टर में एकदम अच्छा विकसित होगा फ्यूचर में। फ्लैटों के रेट 1.5-2 करोड़, हमने खुद 1 करोड़ में ख़रीदा है। बड़े फ्लैटों का दाम और ज़्यादा है, 2 करोड़ है। यहाँ पर आप अभी किसी को फ़ोन करिएगा, आपका फ़ोन नहीं लगेगा। युवराज के जाने में ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि यहाँ पे सेल्युलर नेटवर्क का कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। उस रोड पर आप अगर कॉल पर हैं, आपकी कॉल कनेक्ट नहीं होगी, आपका कॉल ड्रॉप होगा। उस रोड से, उस टर्न से लेके हमारे टाटा के हाफ वे तक स्ट्रीट लाइट्स बहुत कंप्लेंट होती है, स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं, कभी नहीं जलती हैं, किसी अच्छे दिन जल गई, अदरवाइज स्ट्रीट लाइट्स नो, आप देखेंगे ही नहीं स्ट्रीट लाइट्स। नाले के ढक्कन खुले पड़े हैं, नाले भरे पड़े हैं कचरे से, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। इधर एक गोल्फ कोर्स बनने वाला था, उस साइड के टावर्स ये बोलकर बेचे गए हैं, उनसे इस बात की पीएलसी ली गई है कि आपको गोल्फ कोर्स का व्यू आएगा। वहाँ कचरे का ढेर है और कुछ नहीं। कोई दिन ही जा रहा है, शायद वो गड्ढा भी पानी से भर जाए, किसी दिन होगा कोई नीचे ज़मीनी का पानी निकलना शुरू हो जाएगा और वो भी गड्ढा पानी से भर जाएगा, हमें भी नहीं पता चलेगा, कूड़ा उठा के वहाँ डंप हो जाता है। तो सेक्टर बना तो दिया गया है बहुत बड़े बड़े वादे करके, पर यहाँ पे विकास के नाम पे कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आजकल थर्सडे मार्केट लगा दी गई है, उस मार्केट में अब मार्केट पहले शुरू हुई थी इतने से, मार्केट अब हो गई है ट्रिपल साइज़ की, 3 गुना बढ़ गई है। बहुत गाड़ियाँ आती हैं, छोटे बच्चे हमारे कभी साथ में सब्जी लेने जाते हैं, वो भागते हैं रोड पर कि उस साइड चलो मम्मा, उस साइड चलो। सोसाइटी के नज़दीक ऐसी घटना हुई है कि इसमें महिलाओं का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके बच्चे भी घर से बाहर जाते हैं, उनके हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं, देर रात आते हैं, कभी भी कोई घटना हो सकती है। तो कभी मैम ऐसा कुछ ख्याल आया था इससे पहले कि ऐसी भी कोई घटना हो सकती है? डर तो बहुत लोगों को लगता था और बहुत लोगों ने बहुत बार कंप्लेन भी की है कि रात को आते हैं तो जैसे ही हम टाटा की तरफ मुड़ते हैं वहीं मोड़ से पूरा डार्क हो जाता है। तो इवन हम रात में जाना अवॉइड ही करते हैं। मैक्सिमम लोग जो जिनको नहीं काम है तो वो नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे जॉब वाले हैं, कुछ लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो जाना ही पड़ता है। तो डर तो है, और अब तो और डर लगेगा क्योंकि हमारे बच्चों की स्कूल बसेस सुबह जाती हैं, फॉगी होता है और वही एक रास्ता ही है इधर आने का। तो आप समझ सकते हो कि हम कितना डरे हुए हैं और कितना हमें, जब भी हम उधर से जाएंगे हम शायद अब नहीं भूल पाएंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछना चाह रही थी कि युवराज की मदर से कभी आप लोग की मुलाकात हुई, जैसे उनसे बातचीत हुई कभी? नहीं, उनकी मदर का एक्सपायर हो गई थी कोरोना में, सो उनसे मिल नहीं पाए कभी। यहाँ पे शिफ्ट होने के से पहले वो लोग पहले ही हो चुके थे। हाँ। अभी तो अंकल वही है, अभी बहन भी शायद उनकी आ नहीं पाई हैं, जैसा कि पता चला मुझे यहाँ पर आने के बाद में। तो वही है कि अभी स्थिति ऐसी है कि इस पे ज़्यादा बोलना और बात करना भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस ये है, हम यही चाहते हैं कि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो जिसमें किसी और युवराज की जान जाए। तो इसके लिए शासन प्रशासन को सतर्क होने की, सचेत होने की ज़रूरत है, ताकि सेक्टर की जो सुविधाएं मिलनी थी वो विकसित की जा सकें। 16 तारीख की वो रात जो भूले से भी नहीं भुलाई जाती। मैं बात कर रहा हूँ युवराज की मौत की, जो अभी लगभग सबसे बड़ा हादसा जो है पूरे देश भर में जिसकी निगाह बनी हुई है, और नोएडा के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बड़ा हादसा बन चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 150 में, और ये जो पीछे आप मेरे तालाब देख रहे हो, कोई तालाब नहीं, एक खाई है। एक ऐसी खाई जिसकी गहराई लगभग 30 फीट है और इसमें 30 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसमें युवराज की गाड़ी सामने रोड से आकर और सीधा जो है इसमें गिर गई। ये सामने से जो आप सीधा रास्ता आप देख सकते हैं, पीछे से सीधा रास्ता जो बैरिकेटर लगा के अब पुलिस ने बंद कर रखा है, एक ऐसा 90 डिग्री का एक ऐसा कट है, और जहां से गाड़ी अगर अपना जो है संतुलन नहीं बना पाई, नहीं मुड़ पाई, तो वो सीधा आके इस सामने इसी खाई में गिरेगी। इस खाई में गिरने के बाद बचने की जो आशंका है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि आसपास भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बचा जा सके, या कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है, गाड़ी सीधा ही खाई में जाएगी। हमारे साथ हमारी साथी नोएडा के व्यान्या दीक्षित भी है, हम उनसे जानेंगे ये आसपास की सोसाइटियों में क्या माहौल है इस हादसे को लेकर।
थैंक यू जय। इस समय हम एक ऐसे जगह पे हैं जो इस समय चर्चा का विषय है। जैसा आप सभी जानते हैं, युवराज की मौत यहीं पर हुई है और ये जो मेरे पीछे आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये उस टाइम कुछ भी नहीं था। सीधा युवराज की गाड़ी डिवाइडर से टकराई और इधर खाई में गिरी, जिसे हम यहाँ के लोग जिसे एक तालाब समझते थे, लेकिन इसकी गहराई उनकी अनुमान से कहीं अधिक है। युवराज के पिता मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली और युवराज इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस समय हम सेक्टर 150 में हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ स्थानीय निवासी हैं। इनसे हम गोपाल सिंह जी हैं, इनसे हम यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि आप पीछे देख सकते हैं कितनी हाई राइज सोसाइटियाँ हैं। हाई राइज सोसाइटी जब बनी थी तो इन लोगों को भी उम्मीद थी कि हमारे सेक्टर का विस्तार होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, जो सुविधाएं नहीं हैं वो यहाँ पर हमें मिल सकेंगी। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जब से ये मामला चला है स्पोर्ट्स सिटी वाला, तो सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है। यहाँ तक कि जिन्होंने हाई राइज में फ्लैट खरीदे हैं उन्हें भी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमारे साथ में गोपाल जी हैं, सर का फ्लैट भी इन्हीं हाई राइज सोसाइटी में है, लेकिन आज तक सुविधाओं का अभाव है। सर, किन चीज़ों की उम्मीद थी आपको कि यहाँ पर सेक्टर में जो डेवलपमेंट होगा और वो अब तक नहीं हो पाया है? देखिए, जब इस सेक्टर का डेवलपमेंट किया गया था तो ये ख्वाब दिखाया गया था लोगों को कि दिल्ली के किसी जो बेहतरीन लोकेशन है, सोसाइटी है वहाँ की, उससे भी बेहतर इसको बनाया जाएगा और इसकी हर सोसाइटी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल की सुविधा दी जाएगी। और चूंकि ये इस तरह से था जहाँ कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ था, इसलिए लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और लगभग 10 साल पहले हमने भी टाटा यूरेका में एक फ्लैट बुक कराया था, लेकिन आज तक ना उसकी कोई रजिस्ट्री हुई, ना डेवलपमेंट हुआ, ना पानी के डिस्पोजल की उस तरह की व्यवस्थाएं हो पाई। और यहाँ जब भी बरसात आती है तो इसके चारों तरफ बाढ़ का खतरा बराबर बना रहता है और लोग काफ़ी समय से परेशान हैं। जो यहाँ के रहने भी लगे हैं उनकी आज तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, वो इनको ऑक्युपाइड सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट जिस स्तर से होना चाहिए। अभी ये जो सामने गड्ढा देख रहे हैं जहाँ एक दुर्घटना हुई, ये लगभग 10 साल से ये इसको हम देख रहे हैं इसी तरह से पानी में खुदा हुआ और इसकी काफ़ी लोगों का इसमें पैसा भी लगा हुआ है। इन्होंने बुकिंग भी शुरू की थी, लेकिन ना आज बिल्डर का पता है ना किसी और का पता है। ये तो सोचने की बात है कि जब ये 35-40 फीट गहरा गड्ढा है, इसमें कोई गाड़ी गिर जाएगी या कोई आदमी गिर जाएगा, रूटीनली वैसे भी कोई गिर जाए तो कैसे निकल पाएगा। तो सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है और किसी तरह का इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जैसा कि ये अत्याधुनिक शहर विकसित हो रहा है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं और इस तरह के गड्ढे हैं, इनसे बचाव के लिए भी यहाँ के प्रशासन के पास कोई साधन नहीं है। यहाँ NDRF और जो प्रदेश की टीम होती है उसका भी यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, इसलिए रात में कोई बचाव जैसी प्रक्रिया नहीं हो पाई। 2 घंटे तक वो इंजीनियर लगातार यहाँ दुहाई देता रहा, टॉर्च से मोबाइल से टॉर्च दिखाता रहा, लेकिन किसी भी व्यक्ति की, करीब 50 लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे और पुलिस भी आ गई थी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं कर पाई और वो लड़का देखते देखते 2 घंटे तक गाड़ी के ऊपर बैठा रहा और उसकी डेथ हो गई। ये बहुत ही शर्मनाक, अफसोसजनक और इस प्रशासन के लिए एक लज्जाजनक बात है, जिस पर इनको देखना चाहिए और जवाब देना चाहिए इस बात का कि आगे ये क्या करेंगे, किस तरह से डेथ हुई। थैंक यू। निवासियों से बात करके यहाँ के जो गंभीर हालात है इस टाइम वो बताए हालात, और निवासियों में एक दुख का माहौल है कि ऐसे एक नव युवक की जो मौत है, एक इंजीनियर की मौत है, और इस कारण हुई कि कोई व्यवस्था जो थी यहाँ पे नहीं थी। आप ये जो मेरे पीछे बैरिकेड देख रहे हैं, पुलिस चौकी के जो बैरिकेड लगे हुए हैं, और अभी जो यहाँ पे जो नए बैरिकेड जो लगे हुए हैं, और ये सारे बैरिकेड इस हादसे के बाद ही क्यों लगे? इससे पहले अगर ये बैरिकेड लगे होते तो शायद हादसा के चांस थोड़े कम हो जाते या हादसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमेशा से भारत में तभी हुई है जब कोई हादसा हो गया हो या कोई ऐसी घटना हुई हो जिसका हम सबको अफसोस हो या जिसका एक शोक हो। एक ऐसा हादसा जो इस पीछे ही इसी खाई में हुआ, इस हादसे के होने के बाद ही ये सारी व्यवस्था पुलिस द्वारा बैरिकेड वगैरह सारी चीज़, और आप ये देख सकते हैं डिवाइडर ये भी अभी ही लगे हैं हाल ही में। ये 90 डिग्री का जो ये ऐसा पूरा कट है, ये एक ऐसा कट है जो
यहाँ पे लाइट वगैरह भी आप देख सकते हैं, पूरा ओपन एरिया ये है, किसी प्रकार की कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ पे है भी तो निवासियों का कहना है कि अगर यहाँ पे लाइट वगैरह है भी तो वो बहुत कम जलती है या बीच में कभी कभी बंद हो जाती है। रास्ते का जो ये कट है इसका तेज गति में आते समय कुछ पता नहीं लग पाता है। गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही होती है कि ये एक सीधा रास्ता बिल्कुल ऐसा लगता है। 90 डिग्री का पूरा जो ये कट है इसका किसी को आभास भी नहीं हो पाता। ड्राइवर जो है बहुत बार ऐसे हादसे होने से बचे हैं, लेकिन इस बार युवराज बच नहीं पाया और इसमें जो है सीधा ही अपनी गाड़ी के साथ जो है गिर गया। निवासियों से बात करने पर पता चला कि यही नहीं, आसपास के कोई ऐसे स्पॉट और है जहाँ पे ऐसा जो माहौल है, जो इस तरीके का जो घटना है हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, आसपास की और 1-2 घटनाएं ऐसी है जो यहाँ पर हो सकती है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो आप पीछे हाई राइज देख रहे हैं इस साइड में और इस साइड में, तो यहाँ पर जो फ्लैट खरीदे लोगों ने, करोड़ों रुपए लगाकर फ्लैट खरीदे हैं। फ्लैट खरीदने के टाइम उनको अच्छा बताया गया कि यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी बनेगी, खेल सुविधाएं विकसित होंगी, ये होगा वो होगा, सब तमाम चीज़ें बताएंगे, लेकिन असलियत में कुछ नहीं मिला उन्हें। आप सोच सकते हैं कि किसी हाई राइज सोसाइटी के आसपास ये स्थिति होना सही है क्या? हाई राइज में लोग घर क्यों खरीदते हैं? उन्हें ताकि सारी सुविधाएं मिले। वो इसलिए नहीं खरीदते हैं कि ऐसी स्थिति हो जहाँ पर किसी की जान चली जाए। सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए वो हाई राइज में घर खरीदते हैं। लग्जरी फीलिंग आती है उन्हें, ये ऐसी स्थिति के लिए नहीं खरीदते हैं। ये स्थिति होने के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतना गहरा पानी है, आखिर वही हुआ कि युवराज की जान चली गई। और बस हम यही प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में किसी और युवराज की जान ना जाए, इसके लिए पहले से सचेत होने की ज़रूरत है। और जो इस सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले युवराज को हम सब मिलकर बचा सकें। अमर उजाला से वान्या दीक्षित के साथ जय ठाकुर की रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।